नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आस्था का त्रिवेणी संगम। कभी न खत्म होने वाली आस्था और उसके साथ वैसा ही महसूस कराती न कभी खत्म होने वाली भीड़। हर कोई यही जानना चाह रहा है कि महाकुंभ के लिए कब जाना सही होगा, कहां से जाना सही होगा, कहां पर रुकना सही होगा। इतना ही नहीं, त्रिवेणी में स्नान करने के बाद लोग अयोध्या और काशी की ओर जा रहे हैं, जिससे इन दोनों शहरों पर भीड़ का काफ़ी दबाव नजर आ रहा है। आप भी अगर महाकुंभ में स्नान के बाद काशी अयोध्या जाना की चाह कर रहे हैं तो अभी थोड़ा रुकना एक बेहतर विकल्प हो सकता है। महाकुंभ में उमड़े श्रद्धा के सैलाब का दबाव अब काशी और अयोध्या की गलियों में भी महसूस किया जा सकता है। अयोध्या की बात की जाए तो मंगलवार को श्रद्धालुओं का रेला उमड़ा। मंगलवार को होने के चलते हनुमानगढ़ी में 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। कुछ इसी तरह का दृश्य राम जन्मभूमि मंदिर की ओर जाने वाली गलियों का भी है। सोमवार को रामलला के दरबार में 3.55 लाख भक्तों ने हाजिरी लगाई। 2 दिनों के भीतर रामलला के दरबार में 6 लाख से अधिक भक्त पहुंच चुके हैं। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का मुख्य महापर्व है। अमावस्या आज देर शाम से ही लग रही है, पर उदयता तिथि में यह स्नान 29 की भोर में पूरे दिन चलेगा। इसके लिए भक्तों का रैला। इस बीच मंगलवार सुबह से ही 10 लाख से ज़्यादा भक्त सरयू स्नान कर नागेश्वर नाथ महादेव का अभिषेक करने के लिए बाद हनुमानगढ़ी दर्शन के लिए पहुंचे हैं। प्रयागराज से अयोध्या पहुंचने के लिए आपको 180 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ेगा। भीड़ बहुत अधिक होने के कारण आप कब स्टेशन पहुंचेंगे और कब अयोध्या जाएंगे, इसका अंदाज़ा भी लगाना मुश्किल है। अब बात करते हैं काशी की, लेकिन उससे पहले अयोध्या की ये तस्वीरें देखिए, किस तरीके से जो भीड़ है हनुमानगढ़ी मंदिर की। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये श्री रामलला मंदिर प्रांगण की है, जहाँ से एंट्रेंस स्टार्ट होता है। तो लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। और अब बात करते हैं काशी विश्वनाथ की। तो वहां तो ऐसा हाल है कि भगवान विश्वनाथ को भी नहीं मिल रहा है सोने को। महाकुंभ की भीड़ से काशी हाउसफुल है। बाबा के दर्शन के लिए घंटों लोग लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। वहीं सोमवार को एक दिन में 11 लाख भक्त बाबा के धाम पहुंचे। सामान्य दिनों में पहली बार एक रात 1 बजे तक विश्वनाथ मंदिर को खोला गया। इससे पहले महाशिवरात्रि और सावन के महीने में देर रात तक मंदिर खुलता है। भीड़ को देखते हुए लगातार 22 घंटे तक दर्शन के लिए मंदिर को खुला रखा गया। रात लगभग 2:15 बजे मंदिर फिर से खुला। 22 घंटे लगातार भक्तों के दर्शन पूजन किए गए। भोर में 2:45 बजे मंगला आरती शुरू हुई। मंगला आरती के बाद दर्शन पूजन का सिलसिला फिर शुरू हो गया। मंगलवार को भी देर रात तक दर्शन कराए जाएंगे। इससे पहले सोमवार को दोपहर में दशाश्वमेध घाट से गदौलिया रूट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। ऐसा पहली बार हुआ है। अगर बात करें तो पुलिस बल और रेलवे पर भी भारी दबाव है। प्रयागराज में 1-2 नहीं बल्कि पूरे 8 प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं। इस सूची में प्रयागराज जंक्शन के अलावा फाफामऊ, प्रयागराज संगम, झूसी, प्रयागराज झिंकवी, नैनी, प्रयागराज रामबाग और सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन के नाम शामिल हैं। इसके बाद भी स्टेशनों पर जो भीड़ का दबाव है इतना अधिक है कि आपको बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। स्टेशन पर पहली बार ऐसी व्यवस्था की गई है कि अगर वाराणसी और अयोध्या जाने वालों की टिकट संख्या बहुत अधिक होती है तो तुरंत एक नई गाड़ी इन दोनों शहरों के लिए भेज दी जा रही है और इसकी जानकारी स्टेशन पर घोषणा के माध्यम से दी जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि पहली बार ऐसी घोषणाएं भी सुनाई दे रही हैं कि यह ट्रेन कहीं नहीं जा रही है, कृपया इसमें ना बैठे। वाराणसी में भक्तों का जब सैलाब उमड़ा तो वहां पर क्या कुछ कहा गया, एक बार वो सुन लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, महाकुंभ 2025 प्रयागराज में इस वक्त चल रहा है। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि महाकुंभ में स्नान के बाद वो बाबा विश्वनाथ का दर्शन प्राप्त करे। इसलिए पलट प्रवाह के तहत महाकुंभ से स्नान करके आने वाले दर्शनार्थियों की संख्या प्रतिदिन बढ़ते चली जा रही है।
12 जनवरी से लगातार मंदिर में दर्शन करने वालों की संख्या में वृद्धि हो रही है। औसतन 5 से 7 लाख लोग प्रतिदिन आ रहे हैं। इस पूरे दौरान यदि मान करके चले तो कल जो भीड़ थी वो अभी तक की अधिकतम भीड़ थी। तो इस लिहाज से आप मान करके चले 12 तारीख से आज तक 5 से 7 लाख प्रतिदिन दर्शन कर रहे हैं। इससे ज़्यादा एक बड़ी संख्या और है जो दर्शनार्थी इस भीड़ को देखते हुए आ रहे हैं और बाबा के मंदिर को दूर से देख करके प्रणाम करके दूर से ही आशीर्वाद प्राप्त कर करके वो चले जा रहे हैं। दर्शकों के लिए दर्शनार्थियों के लिए जो एडवाइजरी भी मंदिर की तरफ से जारी की गई है उसमें यह कहा गया है कि आपको दर्शन में 3 से 4 घंटे का समय लग सकता है। तो यदि आप शारीरिक रूप से इतने देर सक्षम नहीं हैं तो मंदिर को अभी आना थोड़ा अवॉइड करिए, आप दूर से ही दर्शन प्राप्त करके आप जाए। रात में कभी मंदिर की समय बढ़ाया जाता खोलने के? जो हमारी परंपरा है उसके हिसाब से शयन आरती होने के बाद मंदिर के कपाट 11:30 में बंद किए जाते हैं। लेकिन कल जैसा मैंने कहा दर्शनार्थियों की अधिकतम संख्या अब तक कल थी, तो इस लिहाज से शयन आरती थोड़ा विलंब से शुरू हुआ और दर्शनार्थियों को निकालने में भी थोड़ा ज़्यादा समय लगा। हम फाइनली 1 बजे रात को मंदिर बंद कर पाए। क्या व्यवस्थाएं की गई है इस दौरान श्रद्धालुओं को असुविधा न हो? मंदिर प्रशासन, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा पूरे तरीके से तैयारी की गई है। आप देख पा रहे होंगे मंदिर से 2 किलोमीटर दूर तक सभी जगह बैरिकेटिंग लगी हुई है। दर्शनार्थी जो भी आ रहे हैं वो कतारबद्ध होकर के बैरिकेटिंग से आ रहे हैं और दर्शन प्राप्त कर करके वो अपने आप को कृतार्थ कर रहे हैं। मंदिर प्रीमाइसेस में पीने के पानी की व्यवस्था है, एम्बुलेंस की व्यवस्था है, मेडिकल टीम लगातार सक्रिय है। लोगों को ORS और पानी का घोल दिया जा रहा है। कभी कभी कुछ बुजुर्ग हैं उनके लिए कुछ अलग से व्यवस्थाएं की गई हैं। यदि कोई बुजुर्ग हैं और विकलांग हैं तो उनको हम प्रश्रय दे करके अलग द्वार से भी ला करके दर्शन करा रहे हैं। लगातार पहले से भी हमारी व्यवस्थाएं मंदिर की काफ़ी अच्छी रहती हैं और इस दौरान राउंड द क्लॉक ड्यूटी लगाई गई है ताकि किसी भी दर्शनार्थी को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो सावन और शिवरात्रि की सभी रिकॉर्ड टूट चुके हैं। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। कल जैसा मंजर था वो मंजर कभी कभी ही देखने को आता है। यह सनातन के बिल्कुल ज्वार का समय है, जन समुद्र है यह। तो ये 3 तस्वीरें हैं महाकुंभ 2025, काशी विश्वनाथ और राम जन्मभूमि। इन 3 ही तस्वीरों पर जिस तरीके से आप भक्ति का सैलाब देख रहे हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ श्याम सलोनी वशिष्ठ हैं, बीजेपी नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। गौरव जैन हैं, सपा प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है। संदीप मिश्रा हमारे संवाददाता प्रयागराज से लगातार पूरे कुंभ को देख रहे हैं। विक्की डे हमारे संवाददाता वाराणसी से। शिवेंद्र द्विवेदी हैं हमारे संवाददाता अयोध्या से। सबसे पहले तो प्रयागराज का ही रुख करेंगे। संदीप मिश्रा वहाँ मौजूद है। संदीप, क्या क्या गाइडलाइंस कल के लिए शुरू कर दी गई हैं? आपके पीछे लोग भी मैं देख पा रहा हूं, तो जल्दी से आप ही के पास चलता हूं। और कल के लिए क्या गाइडलाइंस हैं, किस तरीके से लोगों को नो व्हीकल जोन है, जरा उसकी सबकी जानकारी दीजिए संदीप। देखिए विशाल, बिल्कुल जिस तरीके से कुंभ शाही स्नान यानी कि कल होने वाला है, ये मौनी अमावस्या का स्नान, इस स्नान पर आप देखिएगा कि यहाँ पर प्रशासन ने पूरी तरीके से सख्ती कर रखी है। किसी प्रकार से कोई भी वाहन यहाँ पर आपको चलता हुआ नजर नहीं आएगा। जो भी पासेस बनाए गए थे उनको भी निरस्त कर दिया गया है। व्यक्ति को अगर आना है स्टेशन से यहाँ तक, अगर संगम तक आना है तो उसे 10 से 12 किलोमीटर उसको चलना पड़ जाता है। तो ये क्योंकि वो जो दूरी है वो दूरी कम है, लेकिन जो पैदल चलना है उसको रोड पे कहीं ना कहीं घुमा दिया, रास्ते को घुमा दिया गया है, तो वो रास्ता थोड़ा सा लेंथी हो गया है। तो अब महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी वीवीआईपी का, किसी का इस प्रकार कोई मूवमेंट कल के दिन में नहीं होने वाला है। हालांकि शाही स्नान सुबह 5 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और उसको लेकर के तैयारियां प्रशासन ने लगभग कर ली है। हमारे पीछे भीड़ देख रहे हैं, ये लोग बहुत दूर दराज से लोग आए हुए हैं और सभी लोग आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम महाराष्ट्र से आए हैं, नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट से। हमारे ऐसा लग रहा है इस बार कुंभ आए हम बहुत अलग नज़ारा देख रहे हैं। मतलब जो साधु संत है अपने भारत देश के, उनका जो लोगों पर पे जो उनको हिंदुओं को जो जागरूक कर रहे हैं, तो उसकी वजह से सब हिंदू जागरूक हो रहे हैं और देश के प्रति सबका प्रेम मोह, सबका यहाँ पे कैसी हैं? व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है। मतलब अभी बोलने जाए तो
मिस्टर योगी आदित्य साहब की जो व्यवस्था है वो सबसे बेस्ट है। यानी उनके जैसे मुख्यमंत्री हर स्टेट में मिलने को होना, हर राज्य में मिलने को होना, ऐसे हम अपेक्षा करते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट लंबा चलना पड़ रहा है बहुत ज्यादा कि उतने चलने में लंबा चलना पड़ रहा है, लेकिन यात्रा की वजह से कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बहुत अच्छा माहौल है। ऐसा माहौल यहाँ पे इंडिया में कोई भी नहीं कर सकता। इतना अच्छा योगी जी ने किया है। हम बहुत सारे खुश हैं। हम नांदेड़ महाराष्ट्र से आए वाले हैं। हमारा जो यहाँ का नज़ारा देखा बहुत खूबसूरत है। जहाँ भी जाओ, अभी हम कम से कम 10 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं, लेकिन कोई भी हमें परेशानी या दिक्कत नहीं लग रही, क्योंकि नज़ारा कुछ ऐसा बनाया है, इसकी वजह से हम फ्रेश खुश होके चले आ रहे हैं। थकान नहीं हो रही है? थकान नहीं है इधर। कैसा व्यवस्थाएं ठीक है? व्यवस्था सब अच्छी है और घूमने फिरने का बहुत मजा आ रहा है। आप कहाँ से आए? नांदेड़ जिला, कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र से। कैसे व्यवस्था है? ठीक है, सब बढ़िया है? ठीक है, बढ़िया है। कल सुबह स्नान करेंगे आप? हाँ, करेंगे ना, करेंगे। आप कहाँ से आए हो? छपरा जिला से। अच्छा, कैसा लग रहा है? पहली बार आए हैं? इससे पहले भी कभी? पहली बार आए हैं। फिर यहीं दर्शन करेंगे या और कहीं जाएंगे भी? यहाँ से जाएंगे फिर दूसरा। हाँ, कुल मिलाकर के विशाल हम दिखाना चाहेंगे वो तस्वीरें कि आप देखिए मेरे पीछे जो एक दूसरे के सरों पर जो है, सबके सर पे बोझ है, सबके सर पे जो है सामान है। इसके बावजूद 10-10 किलोमीटर लोगों को पैदल चलना पड़ रहा है, और इन सब चलने के बावजूद भी किसी प्रकार से कोई किसी को ना तो थकान हो रही है, ना ही कोई इस पे कोई सवाल खड़ा कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आस्था की डुबकी है। और इस आस्था की डुबकी में डूबने के लिए हर एक व्यक्ति जो है, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो या युवा हो, तो सभी जो है लगातार जो है संगम तट पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी प्रकार से किसी को कोई ना तो थकावट है, ना ही किसी प्रकार से चिंता है। हालांकि गंगा में स्नान करना है, और गंगा में स्नान करने का जो मकसद है वही पूरा है होना है उन्हें, इसीलिए ये लोग सभी लोग जो है चले आ रहे हैं। आप देखिए एक दूसरे का हाथ पकड़कर कैसे लोग जो है जाते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं कोई बिछड़ न जाए, कहीं कोई छूट न जाए मुझसे, तो वही चाहे बुजुर्ग हो, कोई अपने पिता का हाथ पकड़े हुए है, तो कोई अपने पति का हाथ। संदीप, आपको रोकूंगा सीधे अपने दर्शकों को दिल्ली ले चलते, जहां पर राजेंद्र नगर विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा कर रहे हैं। आपको सुनाते हैं। जो महाकुंभ का आयोजन इस सदी का जिस पावन धरा पर हो रहा है, वहां से लाया हूं, और आज दोपहर के बाद लखनऊ से चल करके राजेंद्र नगर में आप सबका दर्शन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज देर से ही सही दिल्ली की जनता जनार्दन ने दिल्ली के अंदर भी डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने के लिए संकल्प ले लिया है। जहां पर भी मैं आज गया हूं या पिछली बार भी गया हूं, अपार जन समुदाय का ये संकल्प इस बात को प्रमाणित करता है कि दिल्ली वासियों ने तय कर लिया है कि अब दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के माफिया राज को नहीं, बल्कि मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की विकास और विरासत की सरकार हमें आगे बढ़ानी है। आखिर हो भी क्यों ना, बहनों और भाइयों, एक और मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर विरासत और विकास का अभियान मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। जहां जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां पर विरासत का सम्मान भी है, विकास भी है, लोक कल्याण भी है, गरीब कल्याण भी है, सुरक्षा भी है, समृद्धि भी है। लेकिन जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य के अंदर नहीं है, वहां की राज्य सरकारों के द्वारा अपने निहित राजनीतिक स्वार्थों के लिए न केवल सुरक्षा पे सेंध लगाया जा रहा है, बल्कि भ्रष्टाचार के नए नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए
जनता जनार्दन को बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित करने का कार्य किया जा रहा है। और यही कुछ दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार ने पूर्व में और आज वर्तमान में भी यही ये लोग दिल्ली के अंदर कर रहे हैं। भाइयों भाइयों, मैं अभी कुछ देर पूर्व विकासपुरी और उत्तम नगर की तरफ गया था। मैं भौचक था उन क्षेत्रों को देख करके। सड़क है या गड्ढा है पता ही नहीं लग रहा था। सड़कों पे सीवर बह रहा था, भयंकर बदबू थी, पूरी सड़कें कूड़े से भरी पड़ी थी, अव्यवस्था और अराजकता का तांडव था। बिजली के तार सड़कों पे झूल रहे थे, कोई सुविधा नहीं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को कितना नारकीय बना दिया है, ये अंदाजा आप यहां की सड़कों पर। और अभी कुछ दिनों के अंदर जब टैंकर माफिया के द्वारा पानी के लिए तरसाया जाएगा, उस समय भी ये दृश्य आप देखेंगे। आम आदमी पार्टी के कारनामों को देखने का अवसर दिल्ली ही नहीं पूरा देश देखता है, पूरी दुनिया देखती है। बहनों भाइयों, मैं भौचक हूं। जब मैं पिछले दिनों दिल्ली आया था तब भी मैंने केजरीवाल जी को कहा था कि अरविंद जी, आप भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं। मैं तो अपने पूरे 54 सदस्यीय कैबिनेट को लेकर के प्रयागराज गया। मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती के संगम की त्रिवेणी में मैंने डुबकी लगा करके स्नान भी कराया, उन्हें आचमन भी हम लोगों ने लिया और उत्तर प्रदेश के विकास की एक बेहतर कार्य योजना को आगे बढ़ाया। लेकिन अगर इनमें नैतिक साहस है तो अरविंद केजरीवाल जी को स्वयं यमुना जी ने अपने कैबिनेट के साथ जाकर के डुबकी लगा करके आचमन करके दिल्ली वासियों को आश्वस्त करना चाहिए कि यमुना शुद्ध है, अविरल है, निर्मल है। इनमें साहस नहीं है, ये नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने अविरल और निर्मल गंगा को, हमारी पौराणिक यमुना को याद करिए, जिस यमुना जी के किनारे भगवान कृष्ण ने 5000 वर्ष पहले अपनी पूरी लीलाएं रची हो, दिल्ली के अंदर वही यमुना नाले में बदल गई, गंदगी का एक नाला बन गया है। लोग हंसते हैं आम आदमी पार्टी की अराजकता पर, इस भ्रष्टाचार पर। उत्तर प्रदेश के अंदर गंगा अविरल और निर्मल हो गई। हमने आगरा के बाद यमुना जी ने व्यापक शोधन के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। परिणाम है कि प्रयागराज में जाकर के मां गंगा और यमुना का संगम जब होता है तो संगम में अविरल गंगा है तो अविरल यमुना भी है। परिणाम है कि कोटि कोटि श्रद्धालु आकर के संतों के सानिध्य में महाकुंभ का स्नान कर रहे हैं। पिछले 16 दिनों में अब तक 18 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। और बहनों और भाइयों, महाकुंभ के 45 दिनों की अवधि में 40 से लेके 45 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज की धरा पर आकर के इस पावन कुंभ का आनंद लेगा। मैं पूछना चाहता हूं, आखिर दिल्ली की जनता ने क्या किया था? क्यों इतना बड़ा अन्याय आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के साथ, यमुना जी के साथ कर रहा है? क्यों किया इन्होंने? ये प्रश्न आज उनसे पूछा जाना चाहिए। और मैं यह भी प्रश्न इनसे पूछना चाहूंगा, कहां इन्होंने दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड क्लास बनाने की बात कही थी? जब भी केंद्र की मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने ये कहा कि रैपिड रेल के लिए पैसा देना है, उत्तर प्रदेश अपना शेयर देता है, केंद्र सरकार अपना शेयर देता है, लेकिन दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार पहली रैपिड रेल के लिए अपना शेयर देने से इनकार करती है। 12 लेन का हाईवे जो दिल्ली से मेरठ को जोड़ता,
दिल्ली की सरकार ने सहयोग नहीं किया। दिल्ली के अंदर मेट्रो का विस्तार हो, केंद्र सरकार अपना पैसा देती है, दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार अपना शेयर नहीं देती है। तो यहाँ पर आप राजेंद्र नगर से सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। अभी आप उससे पहले संदीप मिश्रा ने आपको प्रयागराज की स्थिति बताई। जरा मैं शिवेंद्र द्विवेदी का रुख करूंगा। शिवेंद्र, अयोध्या की क्या स्थिति है? लगातार चलिए मैं विक्की डे के पास चलूंगा। विक्की हमारे संवाददाता बने हुए हैं। प्रयागराज में भी मैंने सुना काफ़ी समय बाद रात में मंदिर के पट खोले गए, मंगला आरती तक लोगों की बहुत भीड़ रही। अभी क्या स्थिति है, क्या तैयारियां की गई हैं विक्की? बिल्कुल विशाल, आपको बता दें कि प्रयागराज में महाकुंभ का जो समागम चल रहा है, जो श्रद्धा से जो उसके बाद जो उसकी तुरंत प्रवाह जो है काशी में भी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि इस समय जो भीड़ का जो जनसैलाब है वो काशी में देखने को मिला है। कल बीते रविवार से बात कर ले 26 जनवरी से लेके आज रात तक जो है लगभग 15 लाख से ऊपर श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और ये सिलसिला अभी भी जारी है और लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ धाम की बात करें तो वहाँ पे जो मंदिर का परिक्षेत्र है वो रात को जो है 1 बजे तक श्रद्धालु के लिए खोला गया, दर्शन कर रहे हैं और उसके बाद जो पुनः 2:45 बजे जो है तड़के सुबह फिर से पट जो बाबा का खोल दिया जा रहा है और श्रद्धालु लगभग 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगाकर क्रमबद्ध तरीके से धीरे धीरे जो बढ़ते बाबा के दर्शन पाने को आतुर है वो धीरे धीरे दर्शन कर रहे हैं। और काशी वासियों का कहना ऐसा है कि ऐसा भीड़ और ऐसा जनसैलाब वो ऐसा जो इससे पहले पूर्व काशी में कई होते हैं, दीपावली भी होता है उसमें भी भीड़ होती है घाटों पे, लेकिन ऐसा जो जनसैलाब पहली बार काशी की सड़क कह लीजिए, गली कह लीजिए, घाट कह लीजिए, कहीं भी पैर रखने तक की जगह नहीं है। ऐसा जनसैलाब काशी वासियों ने आज देखने को मिल रहा है काशी को। और वहीं जो यहाँ पे भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बात करें प्रशासन की तो प्रशासन में जो वाराणसी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल है, काशी जोन के जो डीसीपी गौरव बंसवाल है, वो खुद जो है यातायात व्यवस्था जो संभाले हुए हैं और लेकिन फिर भी जो भीड़ इतनी अत्यधिक हो गई है कि जो उनको यातायात की जो व्यवस्था है वो चरमराती नजर आ रही है और पुलिस की प्रशासन की जो पसीने छूट रहे हैं। लेकिन अभी माना ये जा रहा है कल मौनी अमावस्या है और अभी तक जो 15 लाख श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं और अभी भी जो है ये सिलसिला मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि जो ये भीड़ लगातार, मैं तस्वीरों में आपको दिखाना भी चाहूंगा, ये लगातार जो भीड़ ये एक तरीके से ये चलते चले जा रहे हैं। दर्शन करने के बाद यहाँ से काशी विश्वनाथ के परिक्षेत्र से लगभग 2 किलोमीटर तक बैरिकेडिंग किया गया है और यही से जो है इसके बाद से जो है वाहन को इसके अंदर आने को प्रतिबंधित किया गया है लगभग 2 किलोमीटर दायरे तक। और ये रात दिन जो है पैदल जो श्रद्धालु जो है ये चले आ रहे, कंधे पे बैग लेके, हाथों में बस्ते लिए, ये जो सीधे जो है स्नान कर और बाबा का दर्शन कर सीधे काशी की जो घाट की जो प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध आरती है गंगा आरती में भी सम्मिलित हो रहे हैं। और ये जो है कल मौनी अमावस्या की जो नहान है उसमें भी ये स्नान करेंगे। तो ये भीड़ जो है लगातार बढ़ती जा रही है और कल ये अनुमान ये लगाया गया कि ये भीड़ और अत्यधिक बढ़ेगी। इसको लेकर प्रशासन भी पूरी तैयारी कर ली। बात करें काशी विश्वनाथ उसमें जो है केंद्रीय सुरक्षा बल कह लीजिए और पीएससी के जो 500 जवान, साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस जो सभी जो है तैयारी में हो चुकी है। जी बिल्कुल, आप बने हमारे साथ। जरा मैं गौरव जैन का रुख करूंगा। गौरव, आपकी पार्टी लगातार हमलावर है सरकार पर और वो तरह तरह से मैं देख रहा हूँ एक्स पे पोस्ट कर रही है, भीड़ को लेकर कह रही है कि भाई भीड़ है, कहीं कुछ व्यवस्थाएं नहीं हैं, वीआईपी प्रोटोकॉल के तहत बड़ा आप ब्लेम कर रहे हो। लेकिन एक मेरा सवाल है, वो सारा प्रोटोकॉल तो आपके नेता भी ले रहे हैं। आपके नेता कहाँ 18 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं? ये तो वही लोग कहें हम आप जाएं तो ये बात कह भी सकते हैं कि भाई 18 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। आप उस व्यवस्था के साथ होकर उसके खिलाफत कैसे कर सकते हो? गौरव जी। जी, आपके दर्शकों को और सभी पैनलिस्ट साथियों को मेरा बहुत नमस्कार। और जो बात आपने कही भाई, ठीक बात है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी जेट सुरक्षा प्राप्त है और पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वर्तमान में सांसद है, तो उनकी अपनी सुरक्षा व्यवस्था है। और लेकिन दिक्कत कहाँ है ना भाई, कि जहाँ पे स्वयं को महिमा मंडित बहुत ज्यादा कर दिया गया, लेकिन उस हिसाब से व्यवस्थाएं कुंभ में नहीं कर पाई सरकार। एक हमारा आस्था का त्योहार है और तमाम दुनिया में महाकुंभ के प्रति लोगों में आस्था है। करोड़ों करोड़ लोग कुंभ के प्रति आस्था रखते हैं और कुंभ में आकर वहां पर धर्म लाभ लेना चाहते हैं। ऐसे कुंभ में हजारों करोड़ के खर्चे की बात तो बताई गई और सरकार द्वारा स्वयं के महिमा मंडन की बात तो बताई गई
और बहुत प्रचार अलग अलग प्रकार से सरकार के लोगों के द्वारा किया गया, लेकिन वो तमाम वीडियोस हमने देखी हैं जिनमें साधु संत बता रहे हैं कि वहां पर पीने का पानी की व्यवस्था नहीं है, वहां पर नहाने के पानी की व्यवस्था नहीं है, वहां पर सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, किस प्रकार से जो जाने वाले या श्रद्धालुगण हैं उनके पास किस तरह की व्यवस्थाओं के चलते उन लोगों ने किस तरह की वीडियो लगातार सोशल मीडिया में डालने का काम किया है। तमाम तरह की पोल खोलने का काम सरकारी व्यवस्थाओं का वहां पर जाने वाले श्रद्धालुओं ने और वहां पर जाने वाले संत समाज ने किया। और इसी के तहत जो आपने वीआईपी कल्चर की बात की, अगर थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से चीजें हो जाएं जिसमें आम आदमी को भी दिक्कत ना हो और वीआईपी जो सिक्योरिटी प्राप्त लोग हैं या प्रोटोकॉल प्राप्त लोग हैं वो लोग भी अच्छे से दर्शन कर सके, अपने जो गंगा मैया में त्रिवेणी में डुबकी लगाकर धर्म लाभ लेना चाहते हैं वो भी धर्म लाभ ले सके। एक प्रॉपर प्लान हो, प्रॉपर तौर तरीका बनाया जाए, प्रॉपर रूट प्लान हो, तमाम व्यवस्थाएं बहुत तरीके से की जाए तो किसी को असुविधा नहीं होगी। अब वह यात्री 10-10, 15-15 किलोमीटर से पैदल चल के आ रहे हैं और फिर उसके बाद उनके साथ बदसलूकी भी की जा रही है। यात्रियों की कल की वीडियो आपने भी देखी, हमने भी देखी, सबने देखी किस तरह से यात्री परेशान हो रहे थे, महिलाएं परेशान हो रही थी। ये दरअसल जो नियत है सरकार की, हजारों करोड़ रुपए लगाने के बाद सरकार की नियत है इसका राजनीतिक लाभ उठाने की। वो लगातार सैकड़ों करोड़ रुपए अपने महिमा मंडन में खर्च करती जा रही है, लेकिन इस महिमा मंडन के चक्कर में जिन व्यवस्थाओं की जरूरत थी, जिस नियत की जरूरत थी, वो ना व्यवस्थाएं कर पाई, ना सरकार वो नियत दिखा पाई कि ताकि वहां पे आने वाले आगंतुकों को सुविधा प्राप्त हो सके, वहां पे आने वाले समाज को सुविधा प्राप्त हो सके, लोगों को 15-15 किलोमीटर पैदल ना चलना पड़े और जो प्रोटोकॉल प्राप्त लोग हैं जब वो पधारे तो आम जनमानस को दिक्कत ना हो। इन तमाम व्यवस्थाओं में सरकार फेल हो गई और वो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में जो कुंभ हुआ था उसकी व्यवस्थाओं को पूरी तरीके से आज याद कर रहे हैं कि उस कुंभ में कितने शानदार तरीके से तमाम प्रोटोकॉल के लोग तो तब भी आए थे, वीआईपी तब भी आए थे, जेड प्लस सुरक्षा वाले लोग तब भी आए थे, तब तो किसी को दिक्कत नहीं हुई थी, तब तो इतनी शिकायतें लोगों ने नहीं की थी कि कुंभ में व्यवस्था नहीं है, वो व्यवस्था नहीं है। आज कुछ तरह की शिकायतें हैं स्वयं के महिमा मंडन करने के चक्कर में और राजनीतिक लाभ लेने के चक्कर में और हजारों करोड़ रुपए का कहीं ना कहीं मैं तो कहूंगा घोटाला करने के चक्कर में हर चीज वहां महंगी है। चलिए श्याम सलोने जी हैं बीजेपी से हमारे साथ, उनका रुख करते हैं, फिर बाकी रेट पे और व्यवस्थाओं पे हम जरा प्रयागराज से हमारे संवाददाता बने हुए हैं संदीप, उनसे भी बात कर लेंगे, लेकिन आप सब बने रहिए हमारे साथ। यहाँ रुकते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब आपको सुनाते हैं हमारे यूपी ब्यूरो चीफ अभ्युदय अवस्थी ने बात की है नगर विकास मंत्री और ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा से कल होने वाली मौनी अमावस्या को लेकर तैयारियों को, उसको सुनाते हैं आपको। कल इस महापर्व का सबसे बड़ा स्नान मौनी अमावस्या का संपन्न होने जा रहा है। अनेक संपर्क टूट गया, फिर से हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। सबसे उसके बाद मैं श्याम सलोनी का रुख करूंगा। श्याम जी, बड़े आरोप लगाए आप पर गौरव जैन ने, कहा कि भाई आप लोग घोटाले तक की बात आ गई है सामने। श्याम सलोनी जी। विशाल जी नमस्कार, और मेरे मित्र जैन साहब को राधे राधे, जज ने सभी मित्रों को राधे राधे। बड़ा ये तो हर्ष का विषय था, सनातन धर्म में 144 वर्ष के बाद ये महाकुंभ आया है, तो इसमें जो तरीके से भीड़ हो रही है इसके दो कारण हैं। एक तो पूरे भारत वर्ष के जो सनातन हिंदू हैं उनको ये पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में महाकुंभ का आयोजन है और वहाँ के जो संरक्षक हैं, वहाँ के जो मुखिया हैं, वो एक तपस्वी, एक बहुत बड़े सिद्ध पुरुष जो मुख्यमंत्री के रूप में वहाँ विराजमान है, तो उनके नेतृत्व में कुंभ का आयोजन है, तो निश्चित तौर पर वहाँ हर चीज अच्छी मिलेगी और एक शांति का अनुभव होगा। इसीलिए पूरा देश का
पूरा भारतवर्ष का ही नहीं, विदेशों से भी लोग उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं और भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। लेकिन अब अगर आनंद आएगा, प्रशंसा होगी, तो राजनीतिक हलकों में मैं अपने मित्र भाई गौरव जैन साहब से क्या ये उम्मीद करूंगा कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करे? ऐसा हो सकता है कभी? ऐसा हो जाएगा तो ये चमत्कार होगा साहब। भारतीय जनता पार्टी की तारीफ नहीं कर सकती है, मत करो। लेकिन कुंभ में की आस्था से जो लोग बात तारीफ कर रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि वाह वाह कितना शानदार आयोजन है, कम से कम उनकी तो प्रशंसा कर दो। आप संतों को कह रहे हो कि संत वहां पर दुखी है, संत कभी सुख चाहता है क्या? सुख चाहने वाला भोगी कभी योगी हो सकता है क्या? अरे जो संत है, साधु है, वो तो तपस्वी होते हैं, तप कर करके अपने पूरे शरीर को तप में तपा देते हैं, तब जाकर के वो लायक बनते हैं कि हम जैसे तुच्छ प्राणी उनके दर्शन मात्र से अपना निहित कर लें जीवन। और यही कारण है कि मैं स्वयं शांतलन वशिष्ठ अपनी पत्नी और बच्चों के साथ इस महाकुंभ के दर्शन के लिए जाऊंगा। मैं वहां पे स्नान करूंगा। क्यों? क्योंकि 144 वर्ष के बाद ये आएगा, हमको मेरे परिवार को ये सौभाग्य नहीं मिलेगा, ये हमको पुण्य लेना ही लेना है। हर हिंदू इसे सोच करके जा रहा है। लेकिन एक निवेदन हम ये करना चाहते हैं अपने उत्तर प्रदेश के आसपास के जिले के लोगों से कि आप जैसे कल मौनी अमावस्या है, तो जहां जहां जो अमावस्या में पूरा विश्व का हिंदू आ रहा है, तब तक थोड़ा ना जाए, आगे पीछे चले जाए, जिससे कि वहां पर ज्यादा क्राउड ना हो। हालांकि व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार ने की हुई है, हमको मालूम है कि 45 करोड़ की है, नहीं 45 करोड़ का इसके बारे में आपकी राय रही है। ये कुंभ मेला 2012 से देख रहे हैं, 2012 जी 2000 ये कुंभ मेला अलग है। ये महाकुंभ में सर 144 वर्ष के बाद आया है। यदि ये 12 वर्ष बाद वाला कुंभ का मेला होता तो इसमें इतनी भीड़ नहीं होती। भीड़ है आस्था की, श्रद्धा की। अब चूंकि वही नजदीक में अयोध्या मंदिर है, 500 वर्ष बाद विराजमान हुए रामलला, तो जब कोई बाहर से आदमी आएगा, तो महाराष्ट्र से आएगा, कर्नाटका से आएगा, बेंगलोर से आएगा, तो वो आदमी आके रामलला के दर्शन भी करेगा ना। वही शंकर जी के भी दर्शन करेगा। और शंकर जी के तो आपको पता है कैसे कैसे अनुयायी है, तो वो कभी घबराते नहीं है। अब ये एक आरोप लगाते हैं 10 किलोमीटर चलना है, 20 किलोमीटर चलना है। अरे साहब, श्रद्धा में जाने के लिए, डुबकी लगाने के लिए शरीर को कष्ट तो देना पड़ेगा। चलिए, शरीर को कष्ट देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जरा और ये आस्था का फिर है, लेकिन बिल्कुल मैं गौरव जैन के बाद फिर से लूंगा। गौरव जैन कुछ कहना चाह रहे हैं। आऊंगा श्याम जी, आऊंगा आपके पास। गौरव जरा अपनी बात को जल्दी से रखें। कि समाजवादी पार्टी को सद्बुद्धि दे, एक ऐसा हवन हो सद्बुद्धि आ जाएगी। मैं एक बात, एक संत है वो क्या कह रहे हैं, एक इंटरव्यू में सुनाना चाहता हूँ इसके बारे में। ये कुंभ मेला 2012 से देख रहे हैं। 2012 में अखिलेश यादव जी थे, उस समय इतनी अच्छी व्यवस्थाएं थी, मतलब जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। उसके बाद से ऐसी व्यवस्था कभी नहीं हुई। 19 में थोड़ा लगा योगी जी आए हैं तो कुछ अच्छा होगा, पर सब धांधली है। अखिलेश जी के समय कुंभ एकदम बहुत स्वच्छ कुंभ हुआ, जो बोलते हैं दिव्य कुंभ भव्य कुंभ, वो अखिलेश के समय हुआ। इसमें दिव्य और भव्य कुंभ का कोई मतलब ही नहीं है, खाली दिखावा है और छल है जनता के साथ और साधु संतों के साथ। किनका सुना रहे हो? 19 वाला कुंभ था। बताता हूँ पर 14 जल्दी से गौरव जी, जल्दी से अपनी बात को रखें। अखिलेश यादव जी, आप कौन सा अखाड़े से हुए? हम श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े से। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े से स्थानापति जूना अखाड़ा। तो कहाँ से आए? मुझे लगता है संत महोदय, संत जो बोल रहे थे उनका आपने नाम और अखाड़ा सब सुन लिया होगा, और क्या वो बता रहे हैं सुन लिया। ऐसे मेरे पास बहुत सी वीडियो है, सलोनी जी को मैं बताना चाहूंगा। ऐसे मेरे पास सुन लीजिए गौरव भैया, ये आरोप प्रत्यारोप ना लगाइए। मैं आरोप नहीं लगा। सुनिए, श्याम जी जरा समय की बाध्यता को समझिए, समय की कमी है, सबसे मुझे व्यू लेने आप। ठीक है, उनकी बात पूरी होने दीजिए, फिर आऊंगा आपके पास। एक संत की किसकी बना करके को बदनाम कर रहे हो। कोई संत वहां परेशान नहीं है, सब संत वहां भूल प्रशंसा कर रहे हैं। चलिए ठीक है, अब उनको जवाब भी देने दीजिए भाई। सब सवाल भी खुद ही, जवाब भी खुद ही, ऐसा नहीं होता है। या जवाब देने दीजिए उन्हें। विशाल भाई, मैंने एक वीडियो आपको सुना दी, वो संत का नाम भी उन्होंने अपना बताया और उन्होंने अपना अखाड़ा भी बताया। महान संत है जो बोल रहे हैं।
और ऐसी मैं बहुत सारी वीडियो आपको दिखा दूंगा जो अव्यवस्थाओं की पोल खुल रही है। दरअसल भाजपा की सरकार भी स्वामी का महिमा मंडन में है, भाजपा के प्रवक्ता भी, हालांकि मेरे मित्र है श्याम सोनवणे जी व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन पार्टी दलगत कुछ मजबूरियां होती है, वो भी सिर्फ महिमा मंडन की तरफ लग रहे हैं कि कोई परेशान नहीं है, कोई दुखी नहीं है। अभी आप कहें तो कल के रोज की प्रतिदिन की मैं वीडियो दिखा दूंगा आपको, आने वाले श्रद्धालु किस कदर परेशान है। रास्ते में चल के आना, उनके साथ रास्ते में किस तरह से अभद्रता कोई ना कोई करता रहता है, पुलिस की कोई किस तरह से व्यवस्था है, पानी की माना नहाने का ना धोने का किसी प्रकार का पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, हर चीज की महंगाई 3-3, 4-4 गुना वहां पे महंगाई है। अब दुकानें महंगी दी गई है तो बहरहाल सही बात है, वो अपना सामान ही महंगी कीमत पे बेचेंगे। एक तरह से वहां पे जो सरकार ने ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि संसाधन तो है ही नहीं और कोई चीज खरीदनी हो तो लूट खसोट वाला माहौल वहां पे पैदा एक तरह से हो गया। अब देखिए, कुंभ है, हमारे सनातन परंपरा का हिस्सा है, हमारी आस्था का विषय है, हम लोग जाएंगे, श्रद्धालु जाएंगे कुंभ में, गंगा जी में, त्रिवेणी में स्नान करेंगे, धर्म लाभ लेंगे, चाहे और कठिन परिस्थितियां हो, कठिन परिस्थितियों में भी जाएंगे। लेकिन बात यह है कि जिम्मेदारी किसकी थी? जिम्मेदारी सरकार की थी। जहां सरकार कह रही है कि हमने इतने 1000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, तो इतने 1000 करोड़ रुपए में तो बहुत ज्यादा व्यवस्था हो जानी चाहिए थी, वहां उतनी भी व्यवस्थाएं नहीं है जो मूलभूत व्यवस्थाएं होनी चाहिए। वो पैसा कहां गया? चलिए गौरव भाई, इस पे मैं इस पे जरा जो हम लोग तो स्टूडियो में हैं, आप अपने घर पे हैं, गौरव भाई रोकूंगा मैं, संदीप का रुख करूंगा। संदीप, आरोप बड़े लग रहे हैं भाई, आप वहां पर हैं, कई दिनों से हैं, पहले शाही स्नान में थे, उससे 2 दिन पहले आप पहुंच गए थे, व्यवस्थाएं कैसी हैं संदीप, जरा बताइए आप हमें। संदीप, देखिए विशाल, जहां आस्था की डुबकी लगती है वहां पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर लोगों की आस्था का प्रतीक है और शायद यही वजह है कि हर हर गंगे बोलते हुए सभी लोग यहाँ पे दूर दराज से चले आ रहे हैं। कोई आ रहा महाराष्ट्र से आ रहा है, तो कोई जो है छत्तीसगढ़ से चला आ रहा है, तो कोई जो है नागपुर से चला आ रहा है। तो दो एक देश से नहीं, मतलब देश से तो एक आ ही रहे हैं, साथ ही साथ विदेश से भी लोग यहाँ पर आकर के संगम में डुबकी लगाने के लिए सभी तैयार हैं। तो यहाँ पर लोगों को किसी फैसिलिटीज की आवश्यकता नहीं है। बहुत से लोगों से मैंने बातचीत की तो मैंने कहा कि भाई आप 15 किलोमीटर चल के आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग संगम में हम डुबकी लगाने के लिए आए हैं, हम आस्था में जो है वहाँ पे गंगा स्नान करने के लिए आए हैं त्रिवेणी में। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, जहाँ पर किसी की आस्था जुड़ी हो, और आस्था लोगों की जुड़ी हुई है, शायद तभी दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। आप समझिए कि आदमी 10 से 12 किलोमीटर जो है पैदल चल रहा है, सर पे बोझा रखे है, अपने परिजन का किसी का हाथ पकड़े हुए कोई साथ चला जा रहा है, मग्न है वो जय गंगा मैया बोलता हुआ जो है सीधे संगम तट पे जाना चाह रहा है। क्योंकि कल का स्नान जो है वो सभी जो दूर दराज से लोग आ रहे हैं वो चाहते हैं कि मौनी अमावस्या के सुबह भोर में हम संगम तट पे पहुंच करके एक डुबकी लगा सके। ये एक आस्था है लोगों की और शायद लोग इसीलिए यहाँ पर पहुँचते नजर आ रहे हैं। हालांकि हम व्यवस्थाओं की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर प्रशासन को जरूर इस पर जो है थोड़ा बहुत सा चीज़ों में सुधार करने की आवश्यकता है, जिससे जो बुजुर्ग हैं, जो 70-80 साल के लोग हैं, उन्हें थोड़ी सी राहत मिल सके। लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं, जब लोगों की आस्था जुड़ी होती है तो सुविधाएं लेना आदमी कम पसंद करता है और सीधे अपने मार्ग की तरफ घटित होता है। तभी शायद देख रहे हैं कि हमारे पीछे जो भीड़ दिख रही है वो लगभग जो सुबह से कल रात से जो भीड़ है वो चलती चली आ रही है उसी प्रकार से, और टूटने का नाम नहीं ले रही। लोगों के पैर जो है तक नहीं रहे, सीधे पैर जो है संगम पे ही जाकर रुक रहे हैं। तो ये भी एक सबसे बड़ा विषय है। ऐसे में राजनीति ना करके आस्था में जो लोग डुबकी लगा रहे हैं उनका साथ दें और बेहतर चीज़ें कैसे हो सके इस पर मंथन करना चाहिए। जी बिल्कुल, मंथन इस पे करना चाहिए कि हमें अब कैसे अच्छी चीज़ों को मिल सके। कल की क्या तैयारी है? प्री नो व्हीकल जोन जो किया गया है उसके तहत जो बहुत से लोग हैं, जैसे कल कई तस्वीरें वायरल हुई जिसको लेकर बड़ा सोशल मीडिया पर बवाल मचा कि अरे भाई अधिकारी क्या कर रहे हैं, अब बताइए कोई नहीं है, और VVIP कल्चर लागू है पूरे कुंभ में। इसको लेकर जरा संदीप बताइए। देखिए, हम यहाँ से तस्वीर दिखाएंगे तो आपको एक भी जो है यहाँ पर आपको VVIP गाड़ी या किसी प्रकार से कोई गाड़ी नज़र नहीं आएगी। हालांकि अगर आपको नज़र आएंगे तो ठेलिया नज़र आएगी, ई-रिक्शा नज़र आएगा, उससे लोग जो है जाते हुए नज़र आएंगे। लेकिन किसी प्रकार से अगर हम बात करें कि कोई वाहन हो या कोई ऐसा साधन हो जिससे लोग जा रहे हो तो ये असंभव है। इस तरीके से ऐसे यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं दिख रहे हैं। हालाँकि एम्बुलेंस की सुविधा है, एम्बुलेंस जो लगातार चल सकती है, जा सकती है, और ये रिक्शा
ऐसा अगर हम बात करें तो ये आज और कल में ही सबसे ज़्यादा इनकी संख्या बढ़ी है। तो वो ये लोग जो भी हैं रिक्शे में यहाँ पे लेकर के आते हैं, इनकी संख्या इससे पहले यहाँ पे नहीं हुआ करती थी, लेकिन अभी देखी जा रही, वो भी ये आपके लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर के पास तक जाएंगे, वहाँ से फिर से पुनः इन सवारियों को छोड़ करके, श्रद्धालु छोड़ करके वापस आ जाएंगे। संगम तट तक इन भी गाड़ी का जाना प्रतिबंधित है। तो किसी प्रकार से कोई पास नहीं चल रहा, किसी प्रकार से किसी का कोई सोर्स नहीं चल रहा। जो भी वीवीआईपी हैं उनको 28-29 तारीख के दर्शन करने के लिए या संगम में डुबकी लगाने के लिए मना कर दिया गया है। तो ये सबसे बड़ा विषय है। और इसके साथ ही साथ आप जितना दूर तक देखेंगे सिर्फ आपको लोगों का सर ही नजर आएगा, बाकी यहाँ पर कुछ नजर नहीं आने वाला है, क्योंकि लोग जो हैं सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे चलते नजर आ रहे हैं। अब कल की अगर हम बात करते हैं, कल लगभग जो है जो पिछले बार देखा गया था 3.5 करोड़ 4 करोड़ के आसपास जो है हमने उसमें मकर संक्रांति के शाही स्नान में हमने देखने को मिली थी वो संख्या। और ये संख्या आज की जो होगी, यानी कि कल की जो संख्या होगी, ये लगभग जो है 7 करोड़ 8 करोड़ से ऊपर पहुंचती हुई नजर आएगी, क्योंकि लोग जो है यहाँ पर चले आ रहे हैं डुबकी लगाने के लिए। लोग यहाँ पे आज से नहीं कल से ही जो है वो लगातार लोग यहाँ पर जो है बने हुए हैं, वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और तस्वीरें भी हैं कि किस तरीके से लोग अपने अपना कंबल है, गद्दा है, अपने साथ खाने की सामग्रियाँ हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है वो लिए हुए हैं हाथों में, और वो लेकर के सीधे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अब देखिए कंबल लेकर के किस तरीके से कि कहाँ जहाँ पे कहीं भी हमें स्थान मिल जाएगा वहाँ हम रुक करके सो जाएंगे, जहाँ कहीं व्यवस्थाएं मिल जाएंगी वहाँ पर रुक करके सो जाएंगे। तो ये इस प्रकार से जो है वो देखने को मिल रहा है। और साफ तौर पे ऐसी चीज़ें यहाँ पर फिलहाल खासतौर पे सड़कों पर देखने को मिल रही हैं। संगम तट पर भीड़ बहुत ज़्यादा हो चुकी है और संगम तट पर भी भीड़ की संख्या जो है बढ़ती जाएगी। इसको लेकर के पुलिस ने अभी से पूरी तरीके से बैरिकेडिंग लगा दिया है, क्योंकि सुबह 5 बजे का साधु संतों का स्नान होना है, उसको लेकर के तैयारियां में करने में पुलिस जो है वो जुट गई है। बिल्कुल संदीप बने रहिए हमारे साथ। श्याम सलोनी जी, अब जवाब दीजिए आप, सारी चीज़ें आपके सामने। गौरव भाई जल्दी से अपनी बात को रखें, जल्दी से, फिर मैं श्याम सलोनी के पास चलूंगा। मैं विशाल जी केवल 2 चौपाइयां बता रहा हूँ, छोटी छोटी बता रहा हूँ। मुझे उन्होंने 1 मिनट श्याम सलोनी जी उन्होंने मुझे दिया है, फिर उसके बाद आप कंटिन्यू कर लीजिए। 1 मिनट उन्होंने मुझे दिया है, तो मैं तो ये वही लोगों को दिखाई दे रहे हैं। सुन लीजिए। आवाज़ गौरव जी क्लियर नहीं है, माफ़ी चाहूंगा लेकिन आवाज़ क्लियर नहीं है हमारे साथ। मैं आपको, आप फिर से उसको देख लीजिए एक बार। विक्की डे हमारे साथ बने हुए हैं। एक सेकंड गौरव भाई रोक रहा हूँ। विक्की डे हमारे साथ खड़े हैं, उनके साथ कुछ लोग भी हैं जो काशी विश्वनाथ के दर्शन करने आए। जब विक्की के पास चलेंगे, विक्की आपके पीछे मैं कई लोगों को देख पा रहा हूँ। विक्की विशाल जी। बिल्कुल विशाल, आपको बता दें कि जो वाराणसी में भीड़ जो लगातार चली आ रही, कुछ युवा थे जो यहाँ से गुजरते हुए जा रहे थे, मुझे देख के इन्होंने रुका है। हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि कहाँ से आए आप? महाराष्ट्र, छत्रपति संभाजीनगर। वीडियो यहाँ पे स्नान करने आए? हाँ, बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर लिया? हाँ, हम सुबह 11 बजे से थे लाइन में, तो अभी 5:30 बजे हमारा दर्शन हुआ है। 5:30 बजे हाँ, दर्शन हुआ है। हाँ। इसके बाद कल जो स्नान है, क्या उसमें भी स्नान कल भी करना है। महाकुंभ में जाना है। हमें बहुत दूर से आए, हम 2 दिन ट्रैवलिंग किया, फिर हम भीड़ में 3 दिन खड़े थे प्रयागराज में, फिर हमने नहाया। अभी हमें यहाँ स्नान करना है, अभी हम स्नान करके फिर जाएंगे। कुंभ मेले में जाना है, वहाँ भी स्नान करना है। व्यवस्थाएं कैसी थी? एक नंबर था। खाली प्रयागराज तो सोने में नहीं मिला, बाहर सोए थे हम ठंडी में, रात भर ठंडी में सोए थे हम। अगर मैं व्यवस्था की बात करूँ तो व्यवस्था काफी अच्छी थी। अगर भीड़ को देखकर व्यवस्था की बहुत अच्छी प्लानिंग करी है, बट जो उन्होंने क्या करा, अगर वीआईपी आ रहे हैं तो उनके लिए भीड़ को अलग कर दिया, तो वीआईपी लोगों के लिए ये कर दिया, एंट्री चालू कर दी, और जो सामान्य नागरिक है उनके लिए एंट्री बंद कर दी। तो हमें काफी देर पैदल चल के, कम से कम कल हम पीठ पे 25-30 किलो बोझा लेके 25 किलोमीटर चले हैं। अभी देखिए, बिल्कुल विशाल, आपको बता दें कि जो वीआईपी कल्चर की बात हो रही थी, वही यहाँ पे भी काशी में भी ये जो ऐसा ये बता रहे ये श्रद्धालु है कि वीआईपी जो लोग थे इनको रोक दिया गया है, और आम श्रद्धालु की जो लाइन थी वो रोक के वीआईपी को दर्शन के लिए आगे भेजा जा रहा है, ऐसा ये श्रद्धालु का कहना है।
जय श्री राम का नारे भी लगा रहे, आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल। जो है वाराणसी में काशीनाथ का दर्शन करके अपने आप को अभिभूत पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल विक्की बने रहिए हमारे साथ में। आप जल्दी से मैं चलूंगा, गौरव जैन अपनी जल्दी से बात को कंप्लीट करें, फिर मैं शाम सलोनी से फाइनल कमेंट लूंगा। मैं बस 20 सेकंड की बात कहूंगा। जी जी जी। अब आपके पत्रकार साथी ने कह दिया कि आस्था की बात है तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। कहना बड़ा आसान होता है, राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर वहां पे आने वाले श्रद्धालु की सुविधा की बात कर रहे हैं तो उसे राजनीति नहीं कहते। हम उन श्रद्धालुओं की चिंता कर रहे हैं जो श्रद्धालु वहां पे आकर धर्म लाभ लेना चाहते हैं। अगर वहां श्रद्धालुओं को और मिलने के और आस्था के नाम पर अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गड़बड़ घोटाला कर दिया है, उस गड़बड़ घोटाले को बेनकाब करना राजनीति करना नहीं कहते। वो जिम्मेदारी बनती है, हमारी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है। अगर वहां जेब काटी जा रही है श्रद्धालुओं की महंगाई के नाम पर, तो उसको बेनकाब करना आपकी भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है। और अगर ये राजनीति है तो समाजवादी लोग इस राजनीति को करते रहेंगे। वहां के श्रद्धालु भी हमारी जिम्मेदारी है, वहां की आस्था भी हमारी जिम्मेदारी है, वहां का कुंभ मेला भी हमारी जिम्मेदारी है। और अगर कुंभ मेले के नाम पे अपनी जेलें भरने का काम और घटिया सांप्रदायिक राजनीति करने का नाम और सब स्वयं का महिमा मंडन करने के साथ साथ स्वयं का महिमा मंडन करने के अलावा कोई अव्यवस्था न करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी तो उस पर सवाल उठाया जाएगा और उठाते रहेंगे। चलिए जवाब दीजिए श्याम सलोनी जी। विशाल जी, आप बहुत समय देते हो समाजवादी पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी को समय बहुत कम मिलता है। फिर भी मैं केवल इतना कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति हम तो पूरा समय देते हैं, अब आप दुनिया भर की बातें और करने लगते हैं, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ आपसे। विशाल जी, जैसे गंगा मैया की श्रद्धा है ऐसी भारतीय जनता पार्टी के लिए लोगों की श्रद्धा है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो समाजवादी पार्टी वालों को सत्संग में बैठना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। अच्छे कर्म करेंगे तो उनमें विवेक आएगा, विवेक आएगा तो उनको प्रभु की कृपा बढ़ेगी। और दूसरी बात, जैसी रही भावना जाकी प्रभु बुढ़े देखी चिंता की, ये इसकी भावना जो है ये कभी सनातन धर्म के प्रति आस्थावान है ही नहीं, कभी रही नहीं। इनकी जो उत्पत्ति हुई है समाजवादी पार्टी का जो उत्पत्ति हुई है वो हुई केवल इस्लाम के लिए है। इनका केवल इस्लामिक कलर के लोग हैं, इनको कहीं भी वहां अच्छा दिखाई नहीं देगा। जहां संत होंगे वहां इनको अच्छा दिखाई नहीं देगा। ये केवल बुराई करेंगे। इनके लिए सच्ची बाबा ने लिख दिया है, जैसी रही भावना जैसी पूरत देखी दिन तैसी। इनको हर एक के अंदर भ्रष्टाचार दिखाई देगा, हर संत में इनको चोर दिखाई देगा। चलिए मैं समय की बात था, फाइनल कमेंट है आपका, जल्दी से गौरव अपनी बात को पूरा रखे, फिर आरोप लग जाएगा कि मैं समाजवादी पार्टी को ज्यादा समय देता हूं। भगवान की शरण जाओ गौरव जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है श्याम सलोनी जी, इसीलिए मैं आपको ज्यादा समय नहीं दे पाता हूं। आपकी आवाज क्लियर नहीं है भाई साहब, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। आप जो भी माइक्रोफोन या हेडफोन लगाए हैं उससे आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है। मैं माफी चाहूंगा, मैं बहुत माफी के साथ गौरव जैन का रुख करूंगा। गौरव जैन जल्दी से अपनी बात को रखिए, जल्दी से। यहाँ पर इसका सुधारण है, जरा सा थोड़ा सा आईना भाजपा के प्रवक्ता उठा दिखा दिया, एकदम बुखला मैंने जो पाएंगे भगवान सारे ग्रंथ एकदम चलिए आप दोनों को मैं रोकूंगा, संदीप के पास चलेंगे। आप विक्की डे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, श्याम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, गौरव जैन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संदीप के पास चलेंगे। संदीप जल्दी से एक बार आखिरी बार दर्शकों को ये बता दिए कल की क्या व्यवस्थाएं रहने वाली हैं, आखिरी बार संदीप। देखिए बिल्कुल अगर कहा जा सकता है कल सुबह से ही स्नान शुरू हो जाएगा और इस स्नान को लेकर के सबसे पहले अखाड़ों को 5 बजे जो है आमंत्रित किया गया है। पुलिस प्रशासन ने और मेला प्रशासन ने जो चीज़ों का ऐलान किया है वो पूरी तरीके से कर दिया है। आप देखिए कि हम बताना चाहेंगे कि जो पंचायती अखाड़ा है वो महानिर्वाणी शंभू पंचायती अखाड़ा वो सुबह 5 बजे जो है वो स्नान करता हुआ नजर आएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तपोनिधि पंचायती अखाड़ा, इस अखाड़े की अगर बात करते जो निरंजनी अखाड़ा कहा जाता है इसका 5:50 पे यानी कि 6 बजने में 10 मिनट बाकी होगा तब स्नान करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ हम बात करें तो पंच दशानन जूना अखाड़ा, इस अखाड़े की अगर बात करते हैं तो ये 6:45 पर स्नान करता हुआ नजर आएगा। इसके साथ साथ बैरागी है और वो कब स्नान करेंगे वो हम बता देते हैं। पंच निर्मोड़ी आनी अखाड़ा जो है 9:45 पे करेंगे और अखिल भारतीय पंच दिगंबर आनी अखाड़ा जो है वो 10:05
11:05 पे करेंगे और अखिल भारतीय पंच निर्मोही आनी अखाड़ा वो 11:05 पे स्नान करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ उदासीन अखाड़ा है वो उनका स्नान होगा 12 बजे के आसपास और 1 बजे के आसपास। ये स्नान जो है, स्नान की प्रक्रिया है वो सर्कुलेशन में आ चुका है कि कब कौन सा अखाड़ा सबसे पहले स्नान करता हुआ नजर आएगा। इन सभी अखाड़ों के बाद से अगर हम बात करें तो यहाँ पर अब कुंभ में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। लोग घड़ी का इंतजार कर रहे हैं और ब्रह्म मुहूर्त की तलाश कर रहे हैं। भोर के समय में हम गंगा तट पर पहुंच जाएंगे और फिर उसके बाद वहां पर बिना कुछ बोले हुए, बिना सीधे संगम में स्नान करते हुए करेंगे और फिर उसके बाद जो है संगम में स्नान करने के बाद से हम दान करेंगे। फिर दान करने के बाद फिर कुछ हम जलपान ग्रहण करेंगे। तो ये लोगों की आज की सोच है। शायद यही वजह है कि आप देखिए जितनी ट्रेनें आ रही हैं, नई ट्रेनों के नई ट्रेनें चालू कर दी जा रही हैं। लोग बिल्कुल संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया। संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप। आप लगातार इस पूरे महाकुंभ पर नजर बनाए रहे और सीधे आपको सुनाते हैं हमारे ब्यूरो चीफ अभ्युदय अवस्थी ने कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा से खास बातचीत की है। आपको सुनाते हैं। इस वक्त हम संगम तट पर बोट पर मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर नगर विकास ए.के. शर्मा जी हैं और इनके पास ऊर्जा विभाग का भी चार्ज है। महाकुंभ का महापर्व अब अपने चरम पर है। कल इस महापर्व का सबसे बड़ा स्नान मौनी अमावस्या का संपन्न होने जा रहा है। मैं अनेक बार इन पर्वों की तैयारियों को देखने के लिए मैं कई बार यहाँ प्रयाग आया हूँ और कल फिर मैं मौनी अमावस्या की तैयारी के लिए मैं यहाँ आया। मुझे देख करके सारी व्यवस्थाओं से संतुष्ट हूँ। मैं आज स्वयं लगभग 4 किलोमीटर चल करके और लगभग 1 घंटे से ये बोटिंग करके इन सारी व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहा हूँ। मैंने रोड पर चलते हुए सफाई की व्यवस्था देखी, वाटर एटीएम चल रहे हैं कि नहीं वो देखा, स्वयं जा करके देखा, शौचालय साफ है कि नहीं मैंने स्वयं शौचालय पे खड़े होकर के शौचालय का दरवाज़ा खोल करके हमने देखा। हमारी बिजली की व्यवस्था देखने के लिए विद्युत के उपकेंद्र में भी गया, सब स्टेशन में भी गया। खोया पाया केंद्र पर हमारे जो कर्मचारी बैठे हैं वो सजग हैं कि नहीं, अलर्ट हैं कि नहीं, सही ढंग से काम हो रहा है कि नहीं, उसके लिए हमने उनसे भी जा करके हमने मुलाकात की। ये सारी व्यवस्थाएं देखने के बाद मैं आज बहुत संतुष्ट हूँ कि सारी अभी मैं नाव में बैठ करके इसलिए जा रहा हूँ कि हमने एक अंतिम इंस्ट्रक्शन दिया था अपने मेला व्यवस्थापन को कि घाटों पर जो खंभे लगे हैं अनाउंसमेंट के लिए, जो स्पीकर वाले खंभे लगे हैं, किसी ने हमको बताया था कि उस पर नंबर कहीं कहीं लिखे हैं, कहीं कहीं नहीं लिखे हैं। मैंने आग्रहपूर्वक कहा कि सभी पे संख्या लिखनी पड़ेगी और लिखनी चाहिए, जिससे कि कोई व्यक्ति जहाँ भी आप जिस खंभे के पास जा करके अपना कपड़ा निकालता है, अपने परिजनों को बैठाता है और फिर नदी में स्नान करने जाता है, कई बार जब स्नान करके निकलता है तो दूसरी दिशा में पहुंच जाता है। तो ऐसा न हो, वो फिर से वापस उस खंभे पर आ सके, इसके लिए नंबर आवश्यक है। आपके मार्फत मैं जनता से इन सभी बातों को के लिए पुनः निवेदन भी करना चाहूँगा कि ये कुछ बातें, महत्वपूर्ण बातें आप अपने दिमाग में रखें, जिससे कि आपकी यात्रा सुगम होगी, सरल होगी और निर्विघ्न होगी। उसमें सबसे पहली बात मैं कहना चाहूँगा कि आप जिस भी मार्ग से आ रहे हैं, अगर आप अपने वाहन से आ रहे हैं तो हर मार्ग पर पार्किंग की व्यवस्थाएं की गई हैं, उस पर नंबर भी दिया गया है। आपको उस पार्किंग की जगह, उस पार्किंग का नंबर आपको याद रखना चाहिए, जिससे और वहीं पे हमारे जो इंक्वायरी काउंटर बना हुआ है वहाँ आपको पूछ लेना चाहिए कि आपकी उस पार्किंग से सबसे नज़दीक का घाट कौन सा है, सबसे सुगम घाट कौन सा है, वहीं जा करके आपको स्नान कर लेना चाहिए, जिससे कि पूरी शहर को क्रॉस करके, पूरी लंबी लंबी दूरी क्रॉस करके आपको आने की आवश्यकता न पड़े और फिर वापस आप उसी पार्किंग नंबर पे, उसी पार्किंग के जगह पे पहुंच जाएं। वही बात बस स्टेशन से उतरने वालों के लिए भी है। बस स्टेशन से आप जिस बस स्टेशन से उतरते हैं उसी बस स्टेशन पे आप वापस जाएं, वहाँ लगे हुए काउंटर पे आप पूछ लें कौन सा घाट नज़दीक है। यही बात रेलवे के यात्रियों के लिए भी लागू पड़ती है। जो प्रयाग तीर्थ के अंदर और आसपास जो 5-6 रेलवे स्टेशन हैं उसमें प्रयाग है
जंक्शन है, रामबाग है, च्यूकी है, फाफा मऊ है, ये सारे जो स्टेशन है, वहाँ से आप किसी भी रेलवे स्टेशन से आप किसी भी दिशा से आ रहे हैं तो उस स्टेशन का आपको नाम याद रखना चाहिए। वहाँ से नियरेस्ट घाट आपको पूछ लेना चाहिए, जिससे आपको बहुत चलना न पड़े और बहुत ज़्यादा आपको अफरा तफरी न हो। दूसरा सुझाव है कि आप अपने साथ अपने परिजनों का हाथ पकड़ के रखें, अपने उनको भरसक उनका साथ न छूटने दें। ये आपके लिए अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। अगर बाई चांस साथ छूट जाता है तो हमारे बिजली के खंभों पे नंबर लगे हुए हैं, आपका उपयोग करके उस पर कोड लगाया गया है कि आप अपनी समस्या के बताते हैं तो आपको मदद प्रशासन कर देगा। तीसरी बात, घाट पे पहुंचते हैं तो आप जहां भी खड़े हों, जहां भी आप स्नान करने की व्यवस्था बना रहे हों, वहां के खंभे का भी नंबर आपको याद रखना चाहिए। 15 नंबर के खंभे पे हैं तो वापस आप नहा करके नदी में पुनः 15 नंबर के खंभे पर ही आपको पहुंच जाने का प्रयास होना चाहिए, जिससे कि आपको आपका सामान वहां मिल जाए। और बिजली के खंभों पे हमने QR कोड लगवाया है, नंबरिंग लगवाई है, उसका उपयोग करिए। अंतिम बात कि इतने बड़े महापर्व को, हमारी सांस्कृतिक विरासत को, हमारी प्रतिष्ठा इस बात में भी होगी, हम आधुनिक भारत में इस कुंभ को कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया में कर रहे हैं, आज के इंडिया में कर रहे हैं, जब हमारा देश दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है। हम ऐसे समय में कर रहे हैं जब हमारा IT मैन पावर पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो इसलिए हमें पूरी दुनिया को ये दिखाना है कि हम अपनी सांस्कृतिक विरासत का भी सम्मान कर पाते हैं, हम उसकी विरासत को भी करोड़ों लोगों को एक जगह इकट्ठा करके हम इतना श्रद्धा के साथ हम इतने अच्छे इंतजाम कर पाते हैं, और साथ ही हम नदी को इतना स्वच्छ रख पाते हैं। देखिए आपके सामने है हमारी त्रिवेणी, हमारी गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी कितनी स्वच्छ है, कितनी निर्मल है। और अभी हम बीच में जा रहे थे तो इसकी धारा इतनी तेज थी कि एक हमारे मन में एक कमेंट आया कि ये समुद्र नहीं संगम है। तो ये समुद्र की तरह इतना स्वच्छ दिखने वाला हमारे जल को आप भी स्वच्छ बनाए रखने में आप अपना योगदान दें। कोई चीज़ ऐसी ना इसमें डालें जिससे नदी और संगम गंदा हो। किनारे पर भी ऐसी कोई चीज़ ना छोड़ें जिससे कि नदी में कोई प्रदूषण हो, कोई गंदगी हो। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, और आपको ईश्वर आपकी ये यात्रा मंगलमय बनावे। माँ गंगा यमुना सरस्वती आपके जीवन में कल्याण करें, यही हमारी शुभकामना। एक पक्ष अछूता हुआ है, जैसे कि दिव्यांगजन और अतिवृद्ध जो माताएं हैं, वो लोग जो है किस तरीके से संगम तक पहुँचे, क्योंकि यात्रा के दौरान बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ रहा है। इस पर क्या व्यवस्था है, मेला प्रशासन ने क्या व्यवस्था की है इस पर कुछ? देखिए, हम लोगों ने लगभग 150 पार्किंग एरिया बनाई हुई है। प्रयास है कि हर मार्ग से आने वाले नियरेस्ट पॉइंट को हम लोग पार्किंग के रूप में निर्धारित हमने करने का प्रयास किया है। लेकिन स्वाभाविक बात है कि जब यहाँ करोड़ों लोग रोज जहाँ आ रहे हैं, आज ही लगभग 13-14 करोड़ लोग हो चुके, आज ही लगभग 1 करोड़ से ऊपर लोग इस संगम के तीर्थ क्षेत्र पे हैं, तो स्वाभाविक बात है थोड़ी असुविधा, थोड़ा चलना फिरना होता है। लेकिन ऐसे लोगों के लिए हमने शटल बस की व्यवस्था किया हुआ है, ई रिक्शे, ई बसेस भी चलाने की व्यवस्थाएं हैं, उसका उपयोग करें। थोड़ा धीरज रखें, थोड़ा संयम रखेंगे तो बस कहीं न कहीं से आकर के आपकी सेवा में लग जाएगी। थोड़ा सा समय जा सकता है, आप उसकी प्रतीक्षा करके अपनी यात्रा को सुगम बना सकते हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपने देखा हम बहुत ही कर्मठता और ऊर्जावान तरीके से उन्होंने पूरे विस्तार से समस्त व्यवस्थाओं का विवरण हमें बताया। कैमरामैन रमेश वर्मा के साथ अभ्युदय अवस्थी, प्रयागराज संगम तट से। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।